बड़ी खुशी की बात है, आज का दिन बड़ा सुहाना। बारिश यहाँ बंद हो गई है, इसलिए मेरा रहा है यहाँ पर आना जाना। तो मैं ये सोच रहा था कि आज आपने मुझे याद किया है बहुत दिल से, और बहुत साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो मैं तो ये जो व्यवस्थाओं से बहुत घबराता हूँ, इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे भी कोई देख रहा है, सही तरीके से सुन रहा है, और कई लोग जो हैं कुछ कुछ लिख रहे हैं। तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चश्मा पास का नहीं है, दूर का है। इसलिए मैं उन सभी भाइयों को पहले से ही धन्यवाद दे रहा हूँ। और शंभू शिखर जी का मैं शंभू मनहर जी, सॉरी, मैं तो अब इतने शंभू, कोई शिखर पे है, कोई मन में है, मनहर है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया आपने ये काम किया हुआ है कि इस कोरोना काल में हमारे सारे के सारे जितने भी समझ लीजिए जो पीड़ित लोग हैं, जो घर में बैठे हैं, वो आनंद लें। और मैं भी कई दिनों से आपके कार्यक्रम में शरीक रहा हूँ, सुनता रहा हूँ सबको। तो आज तो मैं जीवन में क्या अनुभव रहे हैं हमारे कवियों के साथ, कवि सम्मेलन के साथ में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ कार्यक्रमों की जो आपने चर्चा की है, मैं नज़दीक आके ज़रा देख रहा हूँ, नाम पढ़ने में आ जाए तो। हाँ, अच्छा, मनहर साहब, हाँ, पूर्णिमा तिवारी, हाँ हाँ, सबको नमस्कार। देखिए, मैं जब भी मुझे ये कहा गया कि इस तरह से आप कर दें, तो मुझे ऐसी घबराहट होती है इसमें कि मैं किसे समझा रहा हूँ, किसे नहीं समझा पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमारी भूख जो है कम से कम लाख, 1.5 लाख, 1000, 50,000 की ऐसी रही है। तो फिर भी कोशिश है हमारी, चलिए हम लोग सब मिल रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं वो सारी चीज़ों को भूलता हूँ और आपसे मैं बातें करूँ, क्योंकि इस वक्त जो है कलाकारों के ऊपर से ही नहीं, सारे भारत में सभी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है इस कोरोना की तरफ से। और सभी इससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और अपना अपना घर का कारोबार भी चला रहे हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि अभी जिस दिन ये लॉकडाउन वगैरह की खबर आई, तो कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लॉकडाउन है क्या और क्या होता है। तो जैसा कि टीवी पे देख लिया कि साहब घर से बाहर नहीं निकलना है, सड़क पे आना नहीं है, तो सबसे ज़्यादा खुश तो घरवाली हो रही थी कि अब रहो घर में। बहुत घूम लिए तुम, अब अच्छा किया मोदी जी ने तुम्हारे, अब तो तुम रहोगे ना घर पे। हाँ, अब हम देखेंगे ना, तुम बहुत बहाने कर के रात में आते कि यहाँ गए थे, कवि सम्मेलन में गए थे, कहीं यहाँ गए थे। तो औरतों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनके शौहर जो है वो कम से कम घर पे रहे हैं। तो मुझे ये घटनाएं कुछ याद आ रही हैं कि साहब क्या दिन थे, अब क्या दिन गुज़र रहे हैं। तो मैं उन दिनों की यादें कर रहा हूँ कि जब कार्यक्रमों में हर कलाकार व्यस्त था, कवि सम्मेलनों में गाने और वाद्य वाले अपने अपने ऑर्केस्ट्रा में मस्त थे। तो मुझे कुछ यादें बहुत सारी मेरे अंदर हैं। मैंने सोचा कि शायद कवियों के लिए विशेष तौर पे मेरी यादें बहुत सारी हैं। कई दफ़ा मैं कवि सम्मेलन में साथ रहा हूँ, कई घटनाएं घटी हैं, तो वो मुझे याद आ रही हैं, तो मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर। तो लीजिए, शुरू में मैं कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि नायकर साहब वो चीज़ सुना दें या वो उनका वो कार्यक्रम सुना दें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ये कार्यक्रम आपको सुना सकूं और आप लोगों को अच्छा भी लगे। तो
बहुत अच्छी बात है। आज मुझे इस कार्यक्रम के दरमियान में नागदा में हमारे बहुत अच्छे भाई विश्व जी हैं, उनकी याद कर रहा हूँ। और आज मैं सोचता हूँ कि कवि सम्मेलनों में सबने कविता पढ़ी है, मगर कवियों का इतिहास जो है विश्व जी के पास में है। तो विश्व जी से जब भी बात होती तो बड़ा आनंद आता है। तो उनके इलाके में एक दफ़ा मैं कार्यक्रम करने गया था नागदा, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। वो कवि सम्मेलन था, हम थे, सुरेंद्र शर्मा जी थे और विश्व जी थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे कवि आए हुए थे। तो वो दिन भूलता नहीं मुझे कि कवि सम्मेलन में इतना उत्साह आया कि कवियों ने तो बड़ी जोश से पढ़ी, और मैंने भी अपना कार्यक्रम अपने ढंग से पेश किया। मगर उस वक्त मैंने सोचा था कि यार चलो ऐसी नई जगह है, बढ़िया है, तो मैं भी सज धज के गया था, नया जूता, नए बड़े कपड़े, सब कुछ पहन के वहाँ पे। और मंच पे जब मैं खड़ा हुआ और अच्छे से मैंने अपना प्रोग्राम किया, लोगों ने तालियां बजाई, मैं बड़ा खुश हुआ। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो मंच पे ही लोग मिल रहे थे, हम भी खूब मिले। वाह भाई क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया सर हमारे शहर में, बड़ा। और जब मैं नीचे उतरा सबसे पहले तो देखा तो मैंने मेरे नए जूते गायब थे। मैंने कहा यार कवि सम्मेलन तो बहुत अच्छा हो गया, कार्यक्रम भी, अब ये जूते का क्या हो गया। तो मैं अपना जूता ढूंढने में लगा हुआ था, और जैसी सीढ़ी से मैं उतरा था, मंच से जो सीढ़ी लगी थी, नीचे एक जोड़ा जूता रखा हुआ था। मैंने कहा देखो यार, ये जूते रख के गया है और मेरे पहन के चला गया कोई। मैं इतना ही बोल के बड़बड़ा ही रहा था कि सुरेंद्र शर्मा जी उतरे और उन जूतों में उनने पैर डाला। मैंने कहा अरे मर गए भैया, ये तो सुरेंद्र जी मैं सोचा कि जो ले गया उसका जूता रखा हुआ। उस दिन मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। सुरेंद्र जी की बात से मुझे एक बात और याद आ गई कि एक दिन मैंने सुरेंद्र शर्मा जी को फ़ोन किया दिल्ली, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। कौन बोल रहा है? मैंने कहा कि नायकर बोल रहा हूँ जबलपुर से। हाँ बोल लो। मैंने कहा कैसे हैं? बढ़िया। मैंने कहा साहब कहाँ हैं अभी? अभी मैं घर पे ही हूँ। मैंने कहा घर पे ही रहना? बोले क्यों, कोई बात क्या? मैंने कहा नहीं, आज बकरीद है, बकरे मिल नहीं रहे हैं तो आप बाहर घर के निकलना नहीं। शर्मा जी उस रोज़ इतना हंसे, बोले कि ये घटना मैं सुनाऊंगा कहीं। मैंने कहा ज़रूर सुनाएं। तो कई दफ़ा इस तरह से साथ में मित्रों में बातें, हमारे कार्यक्रमों का आधार यही रहा है। मैंने आज तक कभी कुछ लिपिबद्ध किया नहीं, हमेशा मैं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं उस पर विचार करता हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटी थी। हिंदुस्तान में आज़ादी जब से मिली है, स्वतंत्र तो है आदमी, मगर जैसे जैसे दिन ब दिन हम लोग आगे बढ़े तो कानूनों का फंदा भी धीरे धीरे सामने आने लगा। अभी कुछ 1 साल पहले कि ये कानून में जो रोड के ऊपर, जो ट्रैफिक के ऊपर कानून बना था, वो बड़ा ख़तरनाक था। उस कानून में इतनी बंदिशें थी कि आदमी घबरा गया कि अब लाइसेंस नहीं होगा तो इतने हज़ार, और अगर रोड टैक्स नहीं दिया इतने हज़ार, और 4 व्हीलर का इतना और 2 व्हीलर का इतना, हेलमेट नहीं रहा तो फिर पिटना। यानी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो मैंने कहा कि यार मर गए, ऐसे में तो आदमी क्या करेगा, घर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कई लोग तो हिम्मत वाले थे, निकलते थे, हेलमेट लगा लेते थे और घूमे आते थे शहर भर, मगर जिनके पास हेलमेट नहीं था उनकी बड़ी दिक्कत थी। इस हेलमेट के पीछे एक साहब ने तो घर से निकलना ही मतलब वो कर दिया, कहीं आना जाना बंद हो गया। तो उनकी वाइफ को बड़ी वो हो गई, वो एकदम कहने लगे हमें तो तुम्हारे पीछे होता, हम अकेले, हमें मतलब हम हेलमेट लेके आओ, बस हम नहीं जानते। अरे भाई हेलमेट कहाँ से ले आए बाबा, देख रही तनख्वाह कितनी, और वो हेलमेट 400-600 रुपये, 800-700 रुपये का अच्छा हेलमेट मिलता है, और तुम पुलिस वाले कहते हैं जो पीछे बैठे वो भी हेलमेट लगाओ।
तो औरत कहने लगी तो क्या होगा, लेके आओ ना हमारे लिए भी हेलमेट। अरे तुम्हारे, हम अपने लिए नहीं ले पा रहे, तुम्हारे लिए कहाँ से ले आएगा, हेलमेट ले आओ बड़ी है, तुम समझती हो नहीं, हम कहीं नहीं जा पा रहे, मालूम तुम्हारे मतलब कहीं ना तुम यहाँ ले जाओ ना वहाँ ले जाओ, मतलब हम घर ही में मरे सब। अरे मर गए यार, घर में मरो मत भैया, रुक जाओ थोड़ी सी, समझती हो नहीं, हेलमेट हेलमेट हेलमेट। नहीं तो कहाँ से हेलमेट कर ले तुम्हें। हेलमेट के पीछे रोज़ एक विवाद होता था। एक दिन पत्नी बोली, नहीं भाई अभी आए थे, अच्छा क्या बोल रहे थे, उनके साले साहब भैया बोल रहे थे हेलमेट के लिए। अच्छा वो लेके आ रहे हैं क्या। नहीं ला नहीं रहे हैं, तुम्हें तो मतलब बिल्कुल वो कह रहे थे कि जीजा जी ले, तो बोलना हमारे लिए भी ले लो। अरे मर गए, हम खुद नहीं ले पा रहे, तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा ये साला यार गजब का है? इतनी दिक्कतें घर में कि आदमी बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम हुआ। 1 महीने के बाद तो पत्नी फिर मारे खुशी के फूल ही नहीं समा रही थी। मगर रोडों पे मैंने बड़ा तमाशा देखा। एक जगह तो ऐसी पिटाई हो रही थी भाई, एक पुलिस वाला, एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार एक बेचारे एक इंसान को तो ऐसा कूट रहे थे। तो वो बोला भैया मेरे को क्या मार रहे, मैंने किया क्या है। बोला चुप, सुबह से हम लोग खड़े हैं साले यहाँ पे, हैं सुबह से ड्यूटी हमारी लगी हुई है? भैया हमने क्या किया, बोला हम तो मोटरसाइकिल में, हम कुछ नहीं, और हमारे को क्यों मारे। बोले तू स्कूटर लेके क्यों नहीं आया बता, हैं हम लोग खड़े काहे के लिए यहाँ। ये हालत थी। अब वो पिट रहा था कि हेलमेट है नहीं, बोले साले हेलमेट नहीं लगाया तू। उनकी पिटाई हो रही। कई दफ़े तो हमने ये भी देखा, एक दफ़ा भैया क्या हुआ कि एक जगह चौराहे पे पुलिस लगी थी, और ऐसी पुलिस लगी थी कि एक साहब आ रहे थे वहाँ से, उन्होंने जैसे ही देखा अरे पुलिस, तो वहीं कुलिया में घुस गए, और कुलिया में घुस के और अरे उन्होंने कहा जे, बाद में उनको समझ में आया कि यार हम तो पैदल हैं, साली ज़रूरत क्या थी हमें कुलिया में घुसने की, यार हम तो कौन हेलमेट हैं। तो हेलमेट का डर इतना लोगों को सताए हुए था। मगर बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है। अभी मैंने पिछले एक कार्यक्रम में ये घटना सुनाई थी कि इस धरती पर वो आपके मुकेश जी और सहगल साहब की आत्मा पधार गई। तो जैसे ही उतरे धरती पे तो सहगल जी ने मुकेश जी से कहा कि कुछ गड़बड़ लगता है। तो मुकेश जी बोले हाँ हेलमेट तो होना ज़रूरी है। तो सहगल साहब बोले ले लो। उस वक़्त सड़क के किनारे अक्सर हेलमेट आपने बिकते देखे होंगे, सड़क के किनारे दुकानें लगी। तो सड़क के किनारे हेलमेट की दुकानें लगी थी। तो मुकेश जी एक दुकान के पास कहने लगे हेलमेट दिखाइए। तो दुकानदार ने ऐसे उठाया हेलमेट और उनके सर पे यूँ रखा। तो मुकेश जी एकदम से बोले गड़ता है। अच्छा ये दूसरा देखो, ये गड़ता है, अच्छा ये भी गड़ रहा है। तो तीसरा उठा के फिर उनको पहनाया। अब कैसा लग रहा है, गड़ता है। तो सहगल साहब बोले गड़ता है तो गड़ना दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर, गड़ता है तो गड़ना दे। हेलमेट लेके बैठ गए। जैसे ही स्कूटर पे बैठे, सहगल साहब पीछे, मुकेश जी चला रहे थे। अचानक एक चौगड्डे पे चेक चल रही थी वहाँ रोक लिया। उन्होंने कहा हेलमेट। तो मुकेश जी ने कहा लगा तो है। बोले इनके। सहगल जी बोले हाँ हेलमेट कहाँ है, चालान कटेगा। सहगल जी बोले हेलमेट छूट गया, अब जी का क्या करांगा,
हेलमेट तो सर दर्द भया और पुलिस भई हाथ डीएसपी छोड़ दा मेरी सखी गई परदेस। डीएसपी चिल्ला, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, हम क्या करें, काट चालान। तो कई दफ़ा ऐसी घटनाएं मन में आती हैं और होता भी है। मगर साहब एक मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में ये बताया था कि कई बहुत होशियार भी होते हैं, ऐसा नहीं है, होशियारपुर बहुत हैं हमारे यहाँ और उनका जवाब नहीं। मैं बहुत से हमारे दर्शक जो हैं मैं करीब से देख रहा हूँ उनको, और शर्मा साहब का है, उन्होंने बहुत बहुत वाहवाही लिखी है, बहुत शुक्रिया। और याद आता है मुझे कि मैं एक को 1000 समझ रहा हूँ जो हमारे चाहने वाले हैं, तो लग रहा है। और जगन्नाथ विश्व जी भी आ गए हैं, चाट का ठेला चाट के ठेले को खड़े होके हमारे को चाट खिलानी पड़ेगी, और हम यहाँ खड़े होंगे तो मेरा पेट आपको दिखेगा, चेहरा दिखेगा नहीं। थैंक यू। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं चुटकियों में कुछ सुनाऊं, और ये घटनाएं जो हैं हमारे साथ हुई है उनका भी मैं वर्णन करता चलूँगा। तो मैं ये बता रहा था कि उस समय जो है जब भी कभी इस तरह के हालात होते हैं, और हम तो जानते हैं कि इस सड़कों पे हम लोग चलते हैं, हादसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और मैं कई होशियार भी होते हैं, बहुत होशियार ऐसे कि पुलिस को कैसा चकमा देना है और कैसे निकल जाना है, ये चालाकी कुछ लोगों में जन्मजात होती है, मगर सभी लोग इतने निपुण होते नहीं हैं। एक साहब चले आ रहे थे स्कूटर में, घर वालों ने मना किया था कि मत जाओ, मरोगे रास्ते में, न लाइसेंस है न कुछ है, ये जाके वहाँ परेशानी में पड़ जाओगा तो वो हालत होगी तुम्हारी कि समझ में आ, घर बार परेशान होगा तुम्हारे पीछे। अरे बोले ना हम देख लेंगे, आप क्यों परेशान होते। वो तो अपने लेकर बड़बड़ा के चले आए मोटरसाइकिल से। जैसे ही आए तो वहाँ रोका, रुक 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 रुक, लाइसेंस है? हैं? क्या है, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है? लाइसेंस है? नहीं। रोड टैक्स का कुछ है? नहीं। कितना हो, जोड़ो पैसा। सब 5000 रुपये लाइसेंस के हुए, 10,000 रुपये रोड टैक्स के, 15। और गाड़ी के पेपर वगैरह रखे हो? नहीं। तो फिर अब बस ठीक है, किराया लगा गाड़ी। भाई साहब सुनिए तो हमारी बात समझिए, एक बात हमारी के। यार कोई बात नहीं, पैसा निकालो तुम, चलो बंद करो इसको। वो गिड़गिड़ाने लगा, जेबे में हाथ डाले, पैसा तो था, तो 2-3 हज़ार रुपये ऐसे निकले। तो जब 2-3 हज़ार हाथ में आए तो पुलिस वालों ने देखा तो उन्होंने कहा अरे है तो है, और निकाल। भैया बस इतना ही है, बस मतलब बहुत आप चालान मत करो भाई साहब। और हमारी बहुत जल्दी अस्पताल में भर्ती, हमारी हम देखने जा रहे थे और हमें मत पूछा आप वही कर देंगे बस भाई साहब। अरे गजब की उसने ऐसी औछार बौछार कर दी कि पुलिस वाले का 5000 है ना? हाँ वैसे 2000 खर्चे, चला 5, चलो जमा ले लो भैया। सबके सामने दे रहा भाई, चल वो देख वो ढाबा है ना, ढाबा वो अरे वो ढाबा देख रहा है कि नहीं? हाँ जा वहाँ दे देना, बता देना, ठीक है चलो। और आइंदा से याद रखो, बंदा गया ढाबे में, वो ढाबे वाले से उसने कहा कि साहब ने भेजा है और 5000 रुपये के लिए कहा था, पूछ लो आप उनसे। तो ढाबे वाले ने इशारे से उनको हाथ दिखाया, तो वहाँ से साहब ने कहा हाँ, बस इतना ही तो काम करना ही था।
शाम को जब हिसाब किताब हुआ तो साहब ने कहा जी 5,000 कम हो रहे हैं, क्या बात? बोले 5,000 तो कम होंगे ही। बोले क्यों? उसको भेजा था लड़के को हमने। हाँ, तो वो बोल तो रहा था हमसे कि साहब ने बोला है कि ढाबे से 5,000 रुपये ले लेना, उसकी अम्मा की तबीयत ख़राब है, साहब ने कहा कि वहाँ से ले लो जाके। तो वो 5,000 रुपये ढाबे वाले से लिए और वो माथा ठोकते रहे, बोले पहली बार मिला कोई है। तो कई दफ़ा ऐसे हालात हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, एक दफ़ा एक घटना मुझे याद आ रही है। होशंगाबाद में सुरेश उपाध्याय जी अपने हिंदुस्तान के बहुत बढ़िया, बहुत अपनी विधा के ऐसे कवि हुए कि आज भी उनको लोग याद करते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया था होशंगाबाद कि आप आ जाइए, कार्यक्रम है। तो मैं होशंगाबाद पहुँचा और अपना कार्यक्रम किया। उस दिन की घटना जो थी वो ऐतिहासिक थी, और उस ऐतिहासिक घटना का मज़ा ये था कि हमने पूरा होशंगाबाद उस दिन रामजी बाबा के मेले में देखा था वहाँ। और दूसरे दिन मुशायरा था। तो मुशायरे के लिए सुरेश भाई ने कहा कि अब नायक भाई रुक जाओ, आपका तो सबने प्रोग्राम देखा, आज मुशायरा देखो आप। और अच्छे बड़े बड़े शायर आए हुए थे, कुमार बाराबंकी थे और शेर भोपाली थे, इस तरह से कई नाम थे, मुझे याद नहीं है, मैं 2-4 नाम तो याद हैं। तो सभी आए हुए थे। तो सुरेश जी कहने लगे नायक साहब ऐसा करते हैं, अपन लोग चलते हैं और पहले मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं उनसे। हमने कहा ठीक है, चलो मिल लेंगे। और आपने तो कल इतना बड़ा कार्यक्रम किया, आज देखो, आज शायरों से मिलो। तो बस साहब, मैं जैसे ही ज़िंदगी में मैंने पहली बार, मतलब ये ऐसी घटना ने मेरे जीवन को भी बदला है। बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में उस दिन आया। मैं जैसे ही वो बैक स्टेज में पीछे से गया तो मैंने देखा कि पैर रखा और एक बोतल लुढ़कती हुई आई मेरे पैर में, ढम से लगी। अरे मैंने कहा ये क्या? तो सुरेश भाई बोले कि अंदर चल के और देख लो। तो जैसे ही अंदर गए तो उस वक्त हर शायर तबीयत से मस्त था, कुछ तो उठ नहीं पा रहे थे, उठा के ले जाए जा रहे थे, और बस मुशायरा शुरू होने का वक्त था। तो जैसे ही तमाम सब शायर धीरे धीरे मंच पे कुमार बाराबंकी जी को ले जाया गया। तो वहाँ से शुरुआत हुई। पहले 1-2 शायरों ने पढ़ा, फिर उन्होंने उनका नाम अनाउंस हुआ कि अब आपके सामने कुमार बाराबंकी। जैसे ही नाम हुआ तो तालियां वालियाँ खूब बजी, और उन्होंने भी अपने चारों तरफ देखा, शायरों को सबकी को आदाब धर दिया। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उठाए गए और माइक के पास लाए, उनको लेके आए, और उन्होंने माइक को ऐसे पकड़ा जैसे गांधी जी डंडा पकड़ के। अब गांधी जी की याद आ ही गई है, आज 2 अक्टूबर है, तो मैं क्या, सारा संसार उनको नमन कर रहा है। और अचानक वो मेरे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कुछ स्क्रिप्ट से लिख के तो बोलता नहीं हूँ, हमेशा से ज़िंदगी निकल गई। तो बस उन्होंने जो माइक को पकड़ा था तो उस वक्त वो ऐसा लग रहा था जैसे गांधी जी डंडा पकड़ के खड़े होते थे, उसी तरह से वो माइक पकड़े थे। दरअसल मैं सोचा था इनका स्टाइल है, असल में वो सहारा लिए हुए थे माइक का, नहीं तो वो तो गिर पड़ते। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, घटना बहुत ही रोचक है। जैसे ही क्या, अब शेर पेश खिदमत है। वाह 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 साहब, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या जवाब, वाह 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 वाह, क्या शेर पेश कर, वाह। तो 2-3 शायर और थे, वाह बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आपको मैं एक शेर क्या नज़र कर रहे हैं जनाब, गजब कर रहे हैं, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें अपने बाल वाले संभाले और
फिर बोले कि अब आपके सामने मैं गजल का पहला शेर पेश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है साहब। यानी वो शेर पेश कर रहा हूँ, पेशे खिदमत है, ये चलता रहा और वाह वाह इतनी हो रही थी कि वो शेर ही नहीं पेश हो रहा था। फिर बड़ी मुश्किल में उन्होंने कहा अब सुनिए आप। तब सब जब उन्होंने कहा सुनिए तो शायर लोग बोले हाँ भाई सुनिए 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 सुनिए। शेर पेश खिदमत है अर्ज कर रहा हूँ। तो एक सामने श्रोताओं में से उठ के खड़ा हुआ और बोला अब शेर का शहर में कोई काम नहीं है, आप जंगल ही में ले जाके पेश खिदमत करिए साहब। आप कई बार ऐसे ऐसे मतलब लोग सामना करना पड़ता। उस दिन में जब मैंने देखा तो एक चीज़ जो मुझे लेसन मिला, मैं हर कलाकार के लिए कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में भी आप अगर बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं तो अपने आप को संभालिए, क्योंकि इतना बड़ा नाम और उस दिन जो हालत मैंने देखी, मैं वैसे भी कोई किसी तरह का मैं व्यसन मेरे उसमें ज़िंदगी में नहीं रहा, न चाय न पान न सिगरेट न शराब न कोई। कहने का तात्पर्य ये कि उस दिन मुझे और पक्का मेरा मन हो गया कि साहब के इतना मन पक्का हो गया कि साहब मैं ये कि इस तरह से कभी ज़िंदगी में कभी ये नौबत नहीं आना चाहिए। हाँ, सबको नमस्कार, मेरा सबको नमस्कार। और मैं और अपने को मैंने बताया ना कि ये जो विधा आई है आज के ज़माने में, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी के रिवाल्वर तानी और फिर देखा तो खुद ही को लगा के अपने सट्ट से मार ली। ये हालत है हमारी आज। मतलब जैसे कहना चाहिए कि कारतूस तो भरमार की है हमारी और शिकार एक है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद ही हूँ और कोई है नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उस दिन से मैं भी ज़िंदगी में बड़ा सतर्क हुआ और मैं हर दोस्त को, हर अपने ऐसे कलाकार के लिए मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसी नौबत ना लाइए कि हमारी गज़ल या हमारी कविता की दूसरी लाइन दूसरे पूरी कर पाए, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी। विश्व जी आप सुन रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं विश्व जी को हमेशा से ये कहता आया हूँ कि भैया ये हमारे बहुत बड़े संग्रहालय हैं और कवियों का जितना बड़ा संग्रह हमारे विश्व जी के पास में नागदा में है उतना शायद किसी के पास हो। और फेसबुक में हम सब उनको देखते हैं और सारे कवियों की जानकारी हम लोग को मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो सब मैं बुंदेली भी कुछ सुना दूं और थोड़ा सा फिर अपनी जो नेचुरल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में है तो बुंदेली है, और आप बाकी तो भोपाल से सबसे मुझे एक घटना बहुत अच्छी याद आ रही है, मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक दफ़ा भोपाल में प्रोग्राम था और भोपाल में हम होटल शिराज होटल वहाँ पर थी, मोटल शिराज, तो उसमें रुके हुए थे। तो उसी में जो थे हमारे, आपने देखा होगा बहुत से ऐड आते हैं उनका, हमारे तबला वादक जो वाह ताज हैं जाकिर हुसैन साहब का, जाकिर हुसैन ही नाम है ना उनका, हाँ क्यों याद है मुझे। तो हम दोनों एक ही होटल में रुके हुए थे। हमारा उस दिन शो था और उनका नेक्स्ट डे था, तो हम लोग मिल लिए थे, परिचय हुआ तो हमसे कहने लगे कि मैं पिक्चर चला जाऊं, देख आऊं, मैं बोर हो रहा हूं। उस ज़माने में मतलब इतनी तो छूट थी, तो मैंने कहा कि चलिए हो आइए आप, फिर हमारा तो कार्यक्रम में थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँगा। तो कब उनने ऑटो वाले को हाथ दे दिया, ऑटो वाला आ गया और हमसे कहने लगे चाय पी लो आप। मैं उस वक्त भी चाय नहीं पीता था, ये 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। चाय मैं पीता नहीं था, उस समय भी नहीं पीता था। तो मैंने कहा मैं तो चाय पीता नहीं हूँ और आप पी ले इसको। तो कहने लगे कि अरे मैंने मंगा ली है साहब। मैंने कहा नहीं, आप लीजिए। इतने में ऑटो वाला आ गया,
तो ऑटो वाले से उन्होंने कहा भोपाल में कि लो जनाब आप चाय पी लो। जैसे ही उन्होंने कहा चाय पी लो, तो मैंने कभी कहा किस्से सुने थे कि भोपाल में हर आदमी जो है कोई ना कोई भोपाल का हो तो वो ऐसे किस्से सुनाने लगता है। तो उस दिन ये साकार हुई बात हमारे सामने। उस दिन मैंने देखा कि जैसे ही जाकिर भाई ने बोला कि चाय पी लो आप, नायकर साहब नहीं पी रहे आप पी लो, तो वो जनाब बोला केलगा साहब मैं चाय तो बाद में पीऊँगा, पहले मैं कुछ आज करना चाहता हूँ। तो जाकिर भाई हक हैं, क्या आज करना चाहते हैं? बोले साहब आपने भोपाल के नवाब साहब का नाम सुना होगा। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सुना है। बोले साहब नवाबों में नवाब तो भोपाल के नवाब थे, और ये से नवाब तो कहाँ हुए, ये कहीं नहीं हुए साहब, पहले नवाब थे। बोले अच्छा 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 हाँ। तो साहब उस ज़माने में, अच्छा काली मुँह चावल का नाम सुना आपने? नहीं काली मुँह चावल, तो वैसे ही बम्बई वालों को काली मूछ के चावल, वो भी काली मूछ चावल, हम लोग तो सुने हुए हैं। तो बोले नहीं भाई हमारी तरफ देखा उन्होंने काली मूछ चावल। बोले साहब चावल में ऐसा चावल होता है कि ये घर बना 10 घर नहीं 100 घर में एक बार, इतनी खुशबू होती है वह चावल में। अच्छा 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 इतना अच्छा चावल? अरे साहब वो एक व्यापारी लेकर आया, और उसने बेगम जो नवाब साहब के यहाँ, आप मैंने अब तो जानते हैं सब महल में तो सब कुछ होता है वहाँ, तो जैसे ही उन्होंने बेगम साहबा को कहा कि साहब ये चावल देख लो आप। जैसे ही बेगम साहबा ने चावल सूंघ के देखा, बस क़यामत आ गई साहब। ऐसी क़यामत आई कि हिल गया महल, और साहब ये हालत हो गई कि आपसे क्या बताया था। अरे भाई हुआ क्या हुआ क्या? बोले साहब होना क्या था, जैसे बेगम साहिबा ने चावल सूंघा, चावल का एक दाना नाक में आके सट से बैठ गया, वो कम बखत नाक से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो साहब बेगम साहिबा हैरान, नवाब साहब हैरान, और साहब पूरे इन्हें सही समझ लो कि जितने भी वहाँ पर जो खानसामे थे वो भी हैरान कि ये चावल कैसे फंस गया। वो साहब हालत तो बेगम साहिबा की ख़राब हो गई। अब डॉक्टर को बुला लिए सब, पता नहीं 5-7 कितने डॉक्टर आए, गिनती तो मैं नहीं जानता था ये, मगर लोगों ने बता के था बहुत से डॉक्टर हकीम आ गए, मगर कम वक्त नाक से चावल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि बस अब ऑपरेशन के बिना निकल नहीं सकता साहब। अरे फिर ऑपरेशन बोल दिया? हाँ वो तो नाक में बैठ ही गया था, वो तो हाँ गजब का बैठा था साहब। तो फिर ऑपरेशन के बगैर निकलेगा ना साहब, रो रो के नवाब साहब के हाल बुरे हो गए। और साहब कोई खाना नहीं खा रहा, कोई साहब पानी पीने को तक मन नहीं कर रहा था। ये हाल महल में रोना रोना मचा हुआ था। अरे रे ये तो बड़ी बात हो गई साहब, वो तो खराब हुआ। अरे होना क्या था साहब, दूसरे दिन बेगम साहिबा गुस्ल करके जैसे छज्जे पे बाल सुखाने आई, आय हाय ऐसा जोखाम साहब, ऐसा जोखाम समझ ली हिंदुस्तान में जैसा बेगम साहिबा को था वैसा जोखाम किसी को हुआ नहीं। अच्छा इतना जोखाम? अरे आप क्या बता रहे हैं साहब, आपको तो कभी हुआ भी नहीं होगा ऐसा जोखाम। अरे जब उस वक़्त नहीं हुआ किसी को तो भैया हमको अब कैसे होगा? नहीं बता रहा हूँ आपको हकीकत, ये मैं मजाक गप्पे नहीं मार रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा तो फिर मतलब फिर जुकाम से बस जुकाम हुआ था उनको यहाँ सबके सब, वो जैसे छज्जे में बाल सुखाने के लिए ऐसे कर रही थी, और जुकाम ने ऐसी दम मारी, गजब की छींक आई। बेगम साहब छींक करके जैसे छींका, नाक से दाना सट से नीचे निकल के गिरा, और जैसा ही दाना गिरा ये समझ लो कि ऊपर ही 2-3 कबूतर गुटर कर रहे थे। एक कबूतर आया लपक के दाना लेकर चला गया, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अब मैं चाय पीता हूँ, साली चाय ठंडी हो गई। और तो मैं वह हैरान था, मैंने कहा मैं सुना करता था ऐसे किस्से कि ऐसा ऐसा भोपाल में लोग सुना। उस दिन हकीकत थी उस दिन, और बहुत ही बढ़िया था। अच्छा वाह साहब, बहुत आप सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं क्या लिख रहे हैं, सुनील गुड़िया गुडी
ओ सॉरी, हाँ कवि, अच्छा 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 भाई, वाह क्या बात है। हाँ तो मैं ये सब याद करता हूँ दिनों के कि भाई कितना उस वक्त क्या आनंद हुआ करता था। और कवि सम्मेलनों में हम लोग कभी कभी जाते थे, आते थे प्रोग्रामों में, तो घटनाएं ऐसे ही रास्ते रास्ते मिल जाती थी। कई दफ़ा ये सब हादसे हुए हैं ज़िंदगी के। तो मैं एक छोटा सा कार्यक्रम सुना दूं, क्योंकि आपकी इच्छा होगी। तो मैं उस सोच रहा था कि क्या सुनाऊं। मेरे को मैं तो कुछ कोई इस तरह की बात ऐसी आँख के सामने से गुजर जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ साहब, तो ये मुझे घटना याद आ रही है कि अभी आजकल देख रहे हैं आप टीवी पे, यानी खबर चल रही है और उस कलाकार के लिए भारत चैनल चिल्ला चिल्ला के कितनी जय भारत, रिपब्लिक भारत। हाँ, तो ऐसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि न्यूज़ का मतलब ही बदल गया। अब न्यूज़ रह गया है या कोर्ट में रोज़ मुकदमा सुनते हैं ऐसा लगने लगता है। क्योंकि वो और उनके सुनाने का भी ढंग देखिए, वो माइक उनके हाथ में रहता है। एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर, एक सबसे बड़ी खबर। मैं जिस दिन से जितने महीने से सुन रहा हूँ सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, मैं गुणा भाग ही नहीं लगा पा रहा हूँ कि इसमें बड़ी कैसे होती है, ये तो सबसे बड़ी कैसे होती है। और बस सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर साहब, सबसे बड़ी। हाँ, ये बात उनको पता लग गई है कि हमारे चैनल ने ये सब पता लगा लिया, सबसे बड़ी। अरे भैया तुमको पता है कि सबसे बड़ी खबर हो गई। अब ऐसी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो अब कुल मिला के सारा योग जो है वो राजनीति हो गया और इतना ज़बरदस्त हो गया कि हर जगह हम बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं कि छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े दंगे, बड़ी बड़ी बात पे और छोटे छोटे दंगे, ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों का जिसमें ज़्यादा कभी रोल था हमारे देश को आगे पीछे लाने के चक्कर में, विद्यार्थियों का योगदान कहें या उनके हौले से भी बहुत कुछ हुआ। एक दफ़ा एक घटना याद आ रही मुझे कि अचानक शहर में दंगे हो रहे थे, तोड़ा फोड़ी हो रही थी, विद्यार्थी नाराज़ थे, वो मूर्तियां तोड़ रहे थे नेताओं की, और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों तोड़ रहे थे। जैसे अभी कल के चैनल में मैंने कहा कि किसानों के आंदोलन में एक न्यूज़ रीडर, एक सरदार जी थे उन पंजाब, उनके पूछा ये जो एक्ट पास हुआ है 1 नंबर का, जो पहला और दूसरा कितने एक्ट पास हुए जिस बिल पे से, वो जी हमें क्या मालूम कितने पास हुए हैं। तो आप ये जो भीड़ में ये जुलूस में आए हैं, वो जो भीड़ है जुलूस है तो हम आए हैं। तो लो, हमने कहा गजब हो गया। फिर एक से पूछा अच्छा जो पहला एक्ट है उसमें उसके बारे में मालूम है आपको? मैं उसको जानता नहीं, मैं कभी मिला भी नहीं उससे। लो, वो एक्ट के बारे में पूछे, बोले मैं उससे मिला भी नहीं कभी। तो ऐसे बहुत सी जोरदार चीज़ें देखने के लिए कभी कभी टीवी मिल जाती है। तो कई दफ़ा हुआ था विद्यार्थियों ने बड़े आंदोलन, तोड़ फोड़ की, लोगों ने उनकी आड़ में तोड़ फोड़ की। एक साहब थे, बड़े सोशल वर्कर थे, हर छोटे मोटे छोटे भैया नेता से थोड़े से बड़े नेता हो रहे थे, उनके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी और वो बहुत मायूस थे और कई दिन से दिख नहीं रहे थे मोहल्ले में। तो जिनके पड़ोस में वो रहते थे, तो पड़ोसन ने उनकी वाइफ से पूछा कि भाई साहब आजकल दिखते नहीं हैं, कहाँ हैं, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं। तो उनकी वाइफ बोली अब क्या बताएं, हम तो बहन जी इतने परेशान हैं कि रात दिन मैं उनको बोलती छोड़ो ये चक्कर, कम से कम अपना शरीर देखो। वो मानते कहाँ हमारी बात। नहीं वो तो सबके लिए दौड़ते हैं, बहुत करते हैं सबके लिए, तो मैंने देखा है उनको बहुत। अब वही तो मैं कह रही हूँ, समझा भी रही हूँ कि छोड़िए वो सब, क्या रखा है इसमें, मगर वो मानते ही नहीं है ना। नहीं मगर हुआ क्या है, अरे वो तो बहन जी क्या बताएं, कहने में शर्म आती है हमको भी। नहीं सही में आप भी कैसा चेहरा हो गया आपका, और आप कितनी मतलब दुबली हो गई हैं इसी चक्कर में। अरे तब तो उनको लगा अब तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दुबले होते जा रहे हैं, हमारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा। तो वो बोली
नहीं, वो असल में क्या कि वो लड़के लोग बड़े बड़े वो जो नेताओं की मूर्तियां लगी थी ना, तो उसको तोड़ रहे हैं। आपने भी पेपर में पढ़ा होगा। हाँ 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 हाँ, इनको बहुत दुख हुआ, रात भर नहीं सो रहे हैं ये। हाँ सही बात है। तो मतलब फिर इतना काम किया है इन्होंने, उनके साथ रहे हैं और पार्टी वालों के साथ में, तो बुरा तो लगता ही है इनको। नहीं, इनको नींद ही नहीं आती है बिल्कुल। तो थोड़ी देर बाद ये कि उन्होंने कहा सही है। तो दूसरे दिन फिर उस औरत ने पूछ लिया, आज कैसी तबीयत है उनकी? आज तो खूब अच्छे से सो रहे हैं और पता नहीं खूब नींद आ रही है उनको, और ऐसा लग रहा है आज कुछ तबीयत ठीक है। अच्छा, कुछ दवाई वगैरह ली थी क्या उन्होंने? रात में इंजेक्शन वगैरह लगवाया? नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाया। रात में 12-1-2 बजे उठ के गए थे कहीं। अच्छा, कहाँ गए थे? वो बता नहीं रहे थे। फिर मैंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो चेहरे पे उनकी बड़ी खुशी थी और कहने लगे कि मैं अभी सो जाओ, मैं बता दूंगा सवेरे तुमको। तो मैं जीत पे अड़ गई। मैंने कहा नहीं, तुम बताओ, अभी मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि आपको कुछ ठीक लग रहा है। कहाँ गए थे आप? तो नहीं बताया उन्होंने? क्या बताया आपको? बहन जी, रात में उठ के गए थे, क्योंकि इनकी तबीयत का कारण अब समझ में आया मुझे। क्या कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में? हाँ, बोल रहे थे कि सब बड़े बड़े लोगों की मूर्ति तोड़ दी है, हमारी भर नहीं टूटी अभी तक। तो रात में उठ के गए थे तो खुद अपने हाथ से अपनी तोड़ के आ गए, अब चैन से सो रहे हैं। तो ये इतना आराम कभी कभी ज़िंदगी में मिल जाता है? तो भैया इसमें 20 मिनट कुछ बचा है हमारी उसमें, हैं? तो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। हाँ चलिए, अच्छा, थैंक यू। तो मैं एक मेरे अजीज़ दोस्त जो विश्व जी की फरमाइश थी कि चाट के ठेले पे लड़कियां लड़के चाट खाते हैं। अब ये हमारे जीवन का ऐसा कार्यक्रम रहा है जिसमें कि सारे सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सुनते हैं। तो ये मैं तो, क्योंकि मैं ज़िंदगी में अपने ऑब्ज़र्वेशन पे ही चला हुआ हमेशा, और ऑब्ज़र्वेशन पे ही मैंने सारे कार्यक्रम बनाए हुए हैं। तो ये घटना आपको मैं सुना दूं कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा लोग बाग अगर खाने पीने में पसंद करते हैं कुछ, तो हमारे भारतीय खट्टा बहुत पसंद करते हैं। मीन्स जो महिलाएं हैं उनको खटाई बहुत अच्छी लगती है, और आदमी हमेशा से मिठाई पसंद रहा है, मगर अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। अब कुछ लोग खट्टा खाने लगे, आदमी भी, और औरतें मीठा पसंद करने लगी। तो जब भी कभी हमने बताया है कि घर से बाहर निकलता है हस्बैंड, तो पीछे से पत्नी आवाज़ लगाती, सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या? मैं कह रही थी कि जब लौट के आओगे ना तो रसमलाई ले आना। मतलब पत्नी की पसंद रसमलाई, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि नहीं तो ज़्यादातर औरतों को खटाई पसंद है, आदमी मिठाई पसंद रहा है। तो मैं चाट के ठेले का कुछ अंश आपको सुना, क्योंकि ये प्रोग्राम सा स्टेज शो का है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस पे से कुछ बात ऐसी हो जाए। तो चाट के ठेले पे तो 2 जगह, ज़्यादातर हमारे जबलपुर में 2 जगह चाट का ठेला पाया जाता है। एक गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज के सामने, या पिक्चर हॉल के सामने। ये 2-3 जगह हमारे यहाँ। और हमारा जबलपुर जो है चाट के मामले में बहुत अव्वल है, और यहाँ पर कहीं भी जाइए आपको चाट का ठेला मिलेगा ही। और कितनी भी रद्दी वो बनाता हो चाट, मगर लोग चाट के ठेले पे ही खाना पसंद करते हैं।
और वहाँ हो सकता है कोई ऐसा वरदान हो कि चाट के ठेले पे खाओगे तो पेट खराब नहीं होगा कहीं अच्छी जगह खाओगे तो पेट खराब हो जाए। तो चाट के ठेले पे चंद लड़कियाँ, चंद लड़के, कुछ फालतू टाइप के लड़के कुछ कॉलेज के लड़के तो नॉर्मली मैंने चाट के ठेले पे देखा नहीं है, मगर लड़कियों को बहुत देखा है। और क्योंकि अब तो पिज़्ज़ा बर्गर आ गया है, फिर भी चाट अपनी जगह है। तो मैं ये बता रहा था कि चाट का ठेला जब घर से निकल के आता है तो इतना आनंद में अपने ठेले को ढकेलते हुए लाता है, और अपने अड्डे पे लाके जब वो ठेला जमाता है उस वक्त उसके अरमान एक ही होते हैं कि बस शाम तक जल्दी बिक जाए सब कुछ और हम घर चले जाएं। जो भी रास्ते में मिलता है तो वो उनको भी बुलाता है, वहीं वहीं मिलेगा, वहीं लगा रहा है, वहीं मिलेगा, वहीं, हाँ। और वो लोग बाग सब जानते हैं उसको। चाट वाला दो लोगों से बहुत घबराता। पहला जो उधार खाता है उससे, और दूसरा जो खाकी वर्दी पे डंडे चलाता उससे। वो डंडा भी खींच के चमकाता है, चला पीछे का मारूंगा सारे पैप, चला पीछे लगा ठेला, हाँ भैया थोड़ा पीछे कर ला, और कचौड़ी बना के ला जल्दी लियो। और उधार खाने वाला दिख जाए तो चाट वाला वैसे ही सर झुका लेता कि वो ऊपर नहीं देखता। मगर उधार खाने वाले से बड़ा बलवान हिंदुस्तान में कोई नहीं। उधार खाने वाला आता है और चाट वाले की पीठ पे ऐसे धम्म से हाथ मारता है। चाट वाला, तुम कब आए? बस हमने देखा तुम आ गए तो हम आ गए। और वो जाने का नाम नहीं लेता, जब तक वो खा नहीं लेगा जाएगा नहीं। उसको भी मालूम अभी बेचारे की बोनी बट्टा भी नहीं हुई, चाट वाला समझता है। तो ऐसे उधार खाने वालों से चाट वाला दो मुख्य कार्य लेता है। पहला कार्य लेता है, जरा यार एक बाल्टी पानी भर ला वहाँ से। उधार खाने वाले ऐसे बाल्टी लेके जाता जैसे शादी ब्याह में मस्त हो किसी की, बिल्कुल व्यस्त है, और एक बाल्टी दे दो और ले आए। बने एक बाल्टी ले आओ फिर ले आन बाद में, बाल्टी लेके आ रहा है। फिर दूसरा कार्य चाट वाला उनसे बहुत ज़रूरी लेता है। दूसरा कार्य वो होता है, जरा कुत्ता भगा दे यार। वो कुत्ता भगा रहे हैं जैसे कि वो चाइना वालों को हम भगा रहे हैं वहाँ ना, यहाँ से कुत्ता भगा दो। आप कल्लू तो बताएं, और एक पत्थर और घुमा के मारा, कल्लू को कहीं धोखे से बगल में लगा। हम बताएं तुम्हें बहुत चाट खा रहे हैं, बड़ी जीभ चलती तुम्हारी है, पैसा देते हो चाट खाते हो। उधार खाता कुत्ते को भी यही बात बोल रहा। जैसे ही आता तो वो जाता है नहीं चाट वाले के लिए। उधार खाने वाले के लिए चाट वाला एक समोसा कचौड़ी बना के उनको पेश करता है। अब उधार खाने वाले ले भी रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं, अरे रहन दो अरे, अरे रहन दो, रोज रोज अच्छा नहीं लगता, अरे रहन दो, और हाथ भी बढ़ाता। और जैसे ही हाथ बढ़ाया और चाट वाले ने कहा खा, इतना ना शर्मा बेशरम, खा। मगर चाट के ठेले पे मैंने देखा है कि जब चंद लड़कियों ने चाट वाले को देखा तो एक सहेली ने आवाज़ दी अपनी सहेली को, ए उमा आना चाट पर जल्दी होना, कैसा कर रही, नहीं तो इसलिए मेरे को ना गुस्सा होती है, इसीलिए नहीं बुलाती मैं, चाट वाला। वहाँ पे वो इशारे से बोल रही है, ये बोल रही हाँ वो ही है ना। तो वहाँ से 4-5 लड़कियों ने सुना, वो चली आ रही है आपस में बात करती है, सही है ना, बहुत मज़ा आएगा, आज बहुत दिन बाद आया, अरे मेरा मन था आज मालूम मैं भी सही में आ गया ना, अच्छा लग रहा है। ये तेरे पास कितने पैसे, अरे तू चिंता मत करना पैसे वैसे की। जो दो सहेली जिनने बुलाया था वो भी आपस में पूछ रही, तेरे पास कितने, मेरे पास 100 का नोट, मेरे पास 50 का, मज़ा आ जाएगा रे सही में। और लड़कियाँ आ रही हैं आपस में बात करती आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या बात करती। कल ना मैंने फ़ोन किया था तूने जवाब नहीं दिया, हाँ तूने फ़ोन किया था मानो, मैंने फ़ोन उठाया भी था रे मानो, इसी वक्त ना भैया पता नहीं क्या कह रहा था, तो फ़ोन मेरे को रखना पड़ेगा। हाँ सही में बिल्कुल ना, ऐसा लगा मेरे को तू मेरे से बात नहीं करना चाहती। और तू क्यों नहीं आई थी कल, तेरे को फ़ोन पे तेरे को तो लगा था मैंने। कल ना मेरा पढ़ने के लिए ना मेरा इतना मन लग गया रे, मैं पढ़ने में ऐसी व्यस्त हो गई थी, बाय गॉड लाइट कब गई मेरे को पता तक नहीं लगा। हाय राम सही में। और जैसी चाट के ठेले के नज़दीक आने लगी, बातें चल रही थी, कल तो हम लोगों को खूब मज़ा आया मालूम, क्यों क्या हुआ, कल ना हमारे जीजा जी आए थे ना, खूब मज़ा आया। हाय राम तेरे जीजा जी आए थे तो तेरे को क्या मज़ा आया? नहीं मतलब वो ना पिक्चर की कहानी सुना रहे थे एक पुरानी, बहुत मज़ा आया।
अच्छा। जैसी लड़कियां आई चाट वाले में भी फुर्ती आ गई, मार मटर वटर चलाने लगा, आइए 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 बन जाए आपके लिए। तो देखिए लड़कियां बड़ी मर्यादा से खाती हैं, मतलब मालगाड़ी से भी धीमी रफ्तार से, और लड़के आज भी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह खाते। चाट के ठेले पे देख लेना आप। तो जैसी भी लड़कियों के लिए कहा, हाँ बताइए आपके लिए बहन जी, आपके लिए आपके लिए आपके लिए दीदी आपके लिए। हमारे लिए ना बता ना क्या खाएं। अब तेरे को खाना मेरे से क्या पूछ रही, नहीं तो नहीं आप बताओ ना क्या, बता ना ये क्या बता रही, इसको खाना मेरे से पूछ। सुनिए हमारे लिए ना एक समोसा कचौड़ी लगा लो। अपना बता रही, मेरे लिए नहीं बता रही। अब तेरे को खाना तू बताना। सुनिए मेरे लिए सुनिए इसके लिए आलू की टिक्की लगा दी। हाँ वही लगा दो। आपके लिए ये वो ये और वो, अच्छा गटपट मतलब मिक्सचर, हाँ वो लगा दी। और आपके लिए मेरा गला ख़राब है, तुम लोग खा लो। सही में फालतू बात नहीं है ना, इसीलिए मैं साथ में लेकर आती। जब देखो जब भी लाओ ना ऐसे कहती, नहीं तो गला ख़राब है, बता ना क्या। नहीं सुन मान तो जाओ। अच्छा मैं जो बोलेंगी खाना पड़ेगा। सुनिए इसके लिए ना एक दही बड़े लगा दीजिए। फिर लगाना है तो डबल ही लगा दो ना। अच्छा देखा, अब डबल लगा दो। अच्छा आपके लिए समोसा कचौड़ी, थोड़ी कम मिर्ची अभी डाली कहाँ, भी तो डाल रहे। नहीं खटाई डालना तो वो वाली ज़रूर, नहीं वो भी डालेंगे, आप चिंता मत करो। नहीं दही के बाद में वो हाँ ये वाली, हाँ मिर्ची कम अभी डाल ही रहे हैं, और कम बताते जाओ कितनी कम, हम बंद कर देंगे बाद में। आपके लिए आलू की टिक्की साहब जितनी गर्म रहे सिकी रहे उतनी बहुत बढ़िया मज़ेदार होती है। तो ये लीजिए आपकी ये आलू की टिक्की है। और अब मैं आपको हमारे लिए ना वो समोसा कचौरी बोली थी आपको। अच्छा आपके लिए समोसा कचौरी, दही डाल दिए भैया जी डाल। और बताओ थोड़ी मटर और डाल दीजिए, ये मटर। जैसी लड़कियों के हाथ में ये चाट आ जाती है, लड़कियां बहुत इत्मीनान से खाती हैं। लड़कियां इतना इत्मीनान से खाती हैं कि उनकी खाते वक्त खा रही हैं बात भी चले। मालूम हमें ग्वालियर में बहुत अच्छी चाट बनती, आगरे की खा के देखना कभी, थोड़ी खटाई और डालना। हाँ ये लो आपका। और लड़कियों ने अचानक लड़कों को देखा तो घबराहट पैदा हो गई कि लड़के चाट के ठेले पे आ गए। जैसे ही लड़के आए तो लड़कियां घबरा के, ये वो लड़के लोग आ रहे हैं, इसलिए वो लड़के लोग आ रहे हैं ना, हम लोग बाद में पैसे हाँ मिल जाएंगे आप चिंता मत करो। ये मेरा हाथ तो धुला देना जल्दी। हाँ कैसे कर रही, नहीं तो ये पकड़ना, ये अपना हाथ धो लिया हमारे से, नहीं तो गीला हो गया, नहीं तो कैसे करती तुम लोग ना। और फिर चाट वाले ने कहा पैसे मिल जाएंगे, आप दाव साहब। हम लड़के आते हैं जब, तो लड़कों का स्टाइल देखिए। कहा भैया हम लोग के लिए बचा है कुछ के सब खवा दिए आपने। नहीं साहब आप ही की माया है। तो फिर लगा समोसा फटाफट, अच्छी भम्पक मिर्ची समझे, और अपने दोस्त को ही समझाता। तो हमारा दिमाग ख़राब हुआ ना तो हम उनको पहना देंगे, कोई देना सही बता रहे आपसे। और हमारा तो बिल्कुल हाँ अगर बनना नहीं सर, लौट के मिलेंगे, लौट के रास्ते भर लोग विश करते। और जैसे उनने उनके लिए समोसा बनाया, उनने भम्पक मिर्ची की बात करी थी, तो अच्छा उन्हें मिर्ची डाल, जैसे ही दिए लड़के खा रहे। क्या हुआ कि सुपर फास्ट ट्रेन से भी फास्ट खाते हैं, तो उसके मर गए यार। अरे यार कितनी मिर्ची डाल दी यार, अरे बाप रे, अरे इतनी मिर्ची डाली तुमने। आप ही ने तो कहा था भम्पक। अरे भम्पक मतलब यार सुनो भैया गोलगप्पे खिला दो बस। गोलगप्पे जब खाने की बात आती है तो आप देखिए चाट के ठेले पे आपको देखने लायक माहौल होता है। अब ये सब मैं जब स्टेज पे खड़े होकर बताता हूँ तो इसकी लीला विचित्र होती है। और ये तो एक अवसर है हम आप लोगों के साथ निभा रहे हैं, और भगवान की दया से आप सबको हम कितना पसंद आ रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, मगर हाँ पुराना चावल और पुराने दिन वो दोनों जो है बड़े जोरदार होते हैं। तो जैसे ही लड़कों के हाथ में, तो जब गोलगप्पे की बात आती है तो जो पहले नंबर पे खड़ा रहता है तो चाट वाला बोलता है थोड़ा सा हट जाओ भाई साहब, थोड़ा दूर। तो वो दूर, वैसे मोहल्ले में कोई अगर उस लड़के से बोल दे थोड़ा दूर हटो तो वो 2 ठूसा मार दे,
है, मगर चाट वाले के सामने नम्रता रहती है। हाँ थोड़े। फिर भाई साहब आप ऐसे आ जाओ, तो वो भी ऐसे घूम जाता, भाई साहब आप ऐसे आ जाओ, यानी चाट वाला जैसे घुमाता सब वैसे वैसे घूमते। फिर वो गोलगप्पा जैसे ही पहले वाले के हाथ में आता है तो वो उसके बगल वाला उसको देखता यूं करके, फिर पूछता भी है पानी कैसा है, तो वो मुंह में भरे भरे फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर अपने इंतज़ार में रहते हैं। जैसे तीसरे नंबर के पास में गोलगप्पा आता है तो वो ऐसा लपकता है कि बस इसके बाद मिलेगा नहीं, बस लेके और मुंह में। चौथे पाँचवें छठवें उनको मालूम जरा देर से आएगा, तो वो ज़मीन में नक्शा बनाते रहते पैर घिस घिस के हैं, और बोलते जल्दी करें यार जल्दी, आप पहुँच रहा भाई साहब पहुँच रहा है। और जैसे ही अच्छा कई जीजा जी टाइप के लोग भी जाते हैं, और जीजा जी मतलब बड़ा रेपुटेड पोस्ट होती है घर में, जीजा जी सालियों को लेके गए, और जीजा जी जब खाते सूट वूट पहने थे, उन्होंने ऐसे लिया और यहाँ वहाँ देखते हुए खा रहे थे, तो वो पहले ही लीक कर गया मुंह में जाने से पहले, तो तब तक कमीज अमीज सब खराब हो गई। मगर जो पाँचवें छठवें होते हैं वो तो लेके पूरा गोलगप्पा घूम जाते हैं, जैसे कोई आदमी होम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं, ऐसे लेके यूँ घुमाते हैं। और फिर मगर हमेशा याद रखिए साहब, मैंने कहा है पब्लिक में कि जब भी गोलगप्पे खाएं तो आप कोई कितना भी आपका अजीज़ हो, आपको विश कर रहा हो, आप उसका जवाब कभी न दें। एक साहब ने गोलगप्पा धरा था, एक ने कहा भैया राम राम राम, बोल भैया अपना हो गया, इन्हीं को खिलाओ, पैसे भी इन्हीं से लो। तो चाट के ठेले पे ये दुर्दशा भी देखने मिलती है। मगर वहाँ पर नई नवेली दुल्हन और कोई बूढ़ी भी खा लें तो उनका पे नज़र डालिए। अब नई नवेली दुल्हन अचानक दिख गई दूल्हे के साथ में, दूल्हा राजा जो था वो चाट वाले से बड़ा परिचित था, चाट वाला दूल्हे को खूब अच्छे से जानता था। जैसे ही देखा ये तो बिल्कुल बढ़िया घूंघट में कोई है साथ में, मतलब समझ गया कि शादी हो गई। तो चाट वाला चाट के ठेले से ही बोले अरे वाह भैया अकेले अकेले कर ली। तो उसकी घरवाली बोलती है ये क्या बोल रहे हैं। तो वो चाट बताओ दिमाग खराब है सर, अकेले अकेले कर ली, शादी के 10 लोग के साथ करेंगे हैं, अकेले अकेले कर ली। अरे गलती हो गई बात। हाँ बताइए क्या खिलाए। तो दुल्हन देखिए पहले दिन चाट के ठेले पे जब जाती, क्योंकि हमारे ज़माने में चाट का ही ठेला 5 स्टार होटल की तरह होता था, और हम लोग मतलब जो देखते थे अक्सर नई नई दुल्हनें चाट के ठेले पे आती थी। तो जैसे ही दुल्हन के साथ जब लड़का आता है तो उस वक्त वो बोलता है अपनी पत्नी से क्या खाओगी। पत्नी पूछती वो क्या है, बताओ भाई क्या है। साहब ये समोसा है। नहीं उसके बाजू में। ये कचौरी है। नहीं समझ रहा। मैं बोली थी वो ये दही बड़ा है। नहीं समझ में आ रहा है इसको। नहीं मैं कह रही थी ना इसके बाजू में वो ये सब आलू की टिक्की है। आदमी से फिर उसने बोला अपने इसको समझ में नहीं आ रहा। तो हस्बैंड समझा रहे ये समोसा है, ये कचौड़ी है, ये पकौड़ी है, ये आलू की टिक्की है, और ये दही बड़ा है, और ये चाट वाला खड़ा है। लड़की एकदम शर्मा के फालतू बात नहीं करना तो हाँ। अच्छा भैया सुनो दही बड़ा लगा दो फटाफट। चाट वाले ने जल्दी जल्दी से दही बड़े लगाए, और जैसे ही दही बड़ा लगाया पति पत्नी शुरू के दिनों में एक बीते के अंतर पे खाते हैं, इतनी दूर खड़े रहते हैं, खा रहे हैं, बातें चलें। हस्बैंड बोल रहा है। उस ज़माने में जब हस्बैंड होते थे तो दिलीप कुमार देवानंद स्टाइल से बिहेव करते थे, जैसे आज शाहरुख खान की सन्नी देओल की आवाज़ निकाल लेते हैं ना लोग बाग, ऐसे उस ज़माने दिलीप कुमार देवानंद टाइप। तो एक साहब बिल्कुल दिलीप कुमार टाइप हो गए। अरे भाई कैसा लग रहा है, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्यों क्यों दही बड़े हमारे बाबूजी ने भी तो बनवाए थे ना जब बारात लेके आए थे आप लोग।
अच्छा अच्छा, वो जो तुम्हारे बाप ने बनवाए थे, बाबूजी को बाप बोल दिया तो उन्होंने दही बड़ा वहीं पटक दिया। कई दफ़ा ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। उसी चाट के ठेले का जो कैरेक्टर बता रहा हूँ कि 70-80 साल की बूढ़े बूढ़ियों को भी चस्का आ गया। तो बुड्ढे ने रास्ते में देखा चाट का ठेला, तो अपनी डुकरों से, अपनी बुढ़िया से बोले चलो चाट खा लेते हैं। तो चाट के नाम से तो मैं ना कोई उम्र नहीं होती, उनके मुंह में भी पानी आ गया डुकरों के। तो बोली सही बोल रहा है, क्या सही गप मारता है, नहीं तो सही में खिलाएं में चलो। तो जैसे ही गए तो चाट वाला खुश हो गया देख के, आओ दादाजी आइए 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 आइए, हाँ बताइए, हाँ क्या बना दें आपके लिए? समोसा कचौड़ी। अब कचौड़ी का नाम मतलब भाई बताता है कि अब हमारे ज़माने में शुद्ध घी की कचौड़ी मिलती थी, यानी कि एक अधन्ना फेंको और 200 घी की कचौड़ी देखो, है। अब तो ज़माना बदल गया। अरे दादा अब तो 10 का नोट फेंको, डालडे की 2 कचौड़ी देखो, हैं, समझे? नहीं हमारे दांत नहीं है, चबाते नहीं बनेगा हमसे, इसलिए हमें दिक्कत होती, हमारे लिए नरम नरम दही बड़ा बना दो। तो चाट वाले ने दादाजी के लिए नरम नरम दही बड़ा बना दी। जैसे ही वो दही बड़ा बना के देने लगा तो अम्मा जी से पूछ लिया, हाँ अम्मा जी आपके लिए? हम आज ये कचौड़ी बनाओ। अभी हम दही बड़ा खा रहे, तुम कचौड़ी? अब हमारे दांत नहीं है, तुम्हारे तो हम फालतू बात नहीं कर दो, तो अब तुम्हारा नहीं है तो हम क्या करें? हाँ, तो उस वक्त वो अपने दोनों दही बड़े और कचौड़ी में लग गए। और इत्तेफाक है कि बच्चा साथ में था, नाती, तो वो उचक रहा था ठेला पकड़ पकड़ के, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। आधे दुको बच्चे को भैया कुछ बना के। तो बच्चे भी जब चाट के ठेले में जाते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि उनके हाथ में अगर चाट मिल जाए तो खाने से ज़्यादा पाने की खुशी होती है। एक तो जैसे कि ऐसे ऐसे मचलते रहते हैं, और जैसे चाट वाला अब इसको भी दही बड़ा बना के दे दो भाई, एक तो उनने दही बड़ा बना दिया। बच्चे ने जैसे ही लिया, अब बोल मटकने लगे, थोड़ी देर में दही बड़ा सट से वहाँ गया और डीओजी साहब पीछे खड़े थे, लपक के खा के चले गए। तो साहब मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने 1 घंटे हमको झेला है और किस तरह से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने, बार बार मैं कहूँगा कि मेरा असली रूप मंच पे है, और फिर भी क्योंकि मनहर जी का हमारा संबंध है, इसलिए मैंने उनके फ़ोन को जो है नकारा नहीं। उनने फ़ोन पे कहा, आग्रह किया था, मैंने कहा नहीं चलिए आपके लिए मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। मेरे को सबसे बड़ा एक मतलब कहना चाहिए कि दिक्कतमंद काम लगता है ये, क्योंकि इसमें हम अपने आप को पहले पागल हैं जो अपने आप से हम बात कर रहे हैं संसार के, हैं, और कोई हमें ना तो मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ, ना कोई शॉट चल रहा है, कोई कैमरा है। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार करता हूँ। और आज के इस दिन जहाँ हमारे बापू का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, तो मैं इन सबको नमन करता हूँ। उनकी अच्छी बातों को चाहता हूँ कि देश ग्रहण करे और हमारे देश में शांति हो। थैंक यू, नमस्कार।